की गुगली विपक्ष बोर्ड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी बहुत ही विशेष प्रस्तुति। क्योंकि इमरान के लिए इस वक्त सियासी हालात पाकिस्तान में उथल पुथल वाले बने हुए हैं। न्यूमरोलॉजी काम नहीं आ रही है, आंकड़े सीधे सीधे इमरान खान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने सामने रखा, लेकिन इससे पहले इमरान खान ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ये धमकी दे दी कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं, संसद भंग कर दूंगा। यानी सीधे सीधे विपक्ष के सामने ये गुगली डाली है इमरान खान ने, और विपक्ष इस पर क्या बोर्ड होने वाला है। विपक्ष की तरफ से जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि कुछ भी हो इमरान खान को इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। उधर शहबाज गिल इमरान के सहयोगी कह रहे हैं कि इमरान खान अपने आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, जिसमें इमरान के समर्थन में चीन आन खड़ा हुआ है। पाकिस्तान से इमरान खान को लेकर यह बड़ी खबर है। इमरान के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है चीन। चीन पाकिस्तान विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है और बड़े देशों की लड़ाई में छोटे देश की बलि नहीं चढ़नी चाहिए, ये बात कही गई है चीन की तरफ से। क्योंकि आपको याद होगा कि जो परिस्थितियां रूस और यूक्रेन के बीच बनी हुई हैं, 24 फरवरी से पहले रूस के दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लौटते ही एक स्टेटमेंट दिया था रशिया के लिए कि जो यूक्रेन के लिए उनकी तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है ये बहुत बड़ा और ग्रेट जेस्चर वाला कदम है। और इसके बाद से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के निशाने पर इमरान खान आ गए हैं, क्योंकि इमरान को कुर्सी तक पहुंचाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा। और इसीलिए अब जब अमेरिका के अगेंस्ट इमरान खान ने अगर रशिया का समर्थन करते हुए स्टेटमेंट दिया, तो ये कहा जा रहा है कि बिग बॉस को ये बात अच्छी नहीं लगी। और इसीलिए इमरान खान भी कह रहे हैं कि मेरी कुर्सी छीनने के लिए विदेशी ताकतों ने बल लगा दिया है। अब विदेशी ताकत कहकर वो अमेरिका की तरफ एक बड़ा इशारा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सियासी बवाल, सियासी उठापटक पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, उसमें भी इमरान खान ने ये पहले ही कह दिया था कि आखिरी ओवर तक खेलूंगा, आखिरी बॉल तक खेलूंगा। और देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर 4:30 बजे चर्चा होनी थी नेशनल असेंबली में, लेकिन 4:30 के बजाय अब 6 बज चुके हैं, अभी तक वो चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। क्योंकि इसके पहले इमरान खान ने एक गुगली फेंक दी है। इमरान खान ने कह दिया है कि संसद भंग कर देते हैं। संसद भंग करने का मतलब साफ साफ है कि इमरान खान के लिए एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट का रास्ता तय हो जाएगा। इस तरीके की परिस्थिति को देखते हुए अभी जरा नेशनल असेंबली को एक बार फिर से आइए स्टूडियो की तरफ चलते हैं और नेशनल असेंबली में इस वक्त आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं जल्दी से जरा लेकर आते हैं। और इमरान की गुगली है, विपक्ष बोर्ड है, तो आइए जरा खुलकर देखते हैं कि हम क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या परिस्थितियां सदन के अंदर हैं जो इमरान खान के लिए सीधे सीधे कुछ दिक्कतें पैदा कर रही है और विपक्ष के लिए उसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सीधे सीधे अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि आप देखिए, ये परिस्थिति देखिए क्या बनी हुई है। कुल सांसदों की संख्या जो है हम देख रहे हैं 342 है। कुल सांसदों की संख्या नेशनल असेंबली में 342 है। अब 342 और जादुई आंकड़ा जो सरकार बचाने के लिए चाहिए, वो चाहिए होता है 172 का। 172 का वो जादुई आंकड़ा जिससे इमरान की सरकार बच सकती है। क्या ये 172 का आंकड़ा अभी इमरान के पक्ष में है? ऐसी परिस्थिति तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है। क्योंकि ये जो तस्वीरें बनी हुई है, ये जो हम देख रहे हैं इमरान के पक्ष में अभी राइट नाउ की जो स्थिति है, उसमें 143 सांसद ही बचे रह गए हैं। बाकी जो साथी हैं वो नाराज हो चुके हैं। 24 साथियों ने पहले ही नाता तोड़ दिया, 50 नदारद रहे। और इस तरीके से इमरान के विपक्ष में जो एकजुटता नजर आई है, उसमें 199 सांसद हो गए, यानी 172 से कहीं ज्यादा विपक्ष का पलड़ा इस वक्त भारी लग रहा है। इमरान के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बनने वाला है। और यही वजह है कि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि इमरान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि संख्या बल इमरान खान के पक्ष में जाता हुआ नजर
नहीं आ रहा है। इमरान खान के पास जहां 143 है तो वहीं इमरान के विपक्ष में 199 सांसद हो चुके हैं। हालांकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि संसद भंग कर देते हैं, ये प्रस्ताव उन्होंने सामने रखा शहबाज शरीफ के विपक्ष के सामने, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव से पीछे कुछ नहीं होने वाला है। अब जरा देखिए विपक्ष का हम अंकगणित जल्दी से समझ लेते हैं। पाकिस्तान संसद का अंकगणित तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से किसके पक्ष में क्या है, लेकिन विपक्ष के पक्ष की अगर बात करते हैं, जरा जल्दी से दिखाते हैं कि विपक्ष के खेमे में किस किस तरीके से साथी जुड़ते चले गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि यहां पर चाहे अलग अलग एमक्यूएमपी के जो सांसद थे, आपने देखा कि पहले 2 साथ छोड़ते हैं, बाद में 5 और साथ छोड़ देते हैं, विपक्ष की ताकत बढ़ाते हैं। यानी 7 सांसदों ने, 7 साथियों ने जिन्होंने 2018 में इमरान खान का साथ दिया था, अब वो साथ छोड़ रहे हैं। इधर ट्रिपल पी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अगर बात की जाए, 56 सांसद उनके पक्ष में अभी हैं और 56 और 7 आप बस ऐड करते जाइए। पीएमएलएन की बात करें, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज की बात करें, 84 उनके पास है। एमएमए के पास 14 सांसद हैं। इस तरीके से अदर्स के पास 16 सांसद हैं और इस तरीके से अगर ये पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो 199 सांसद इस वक्त विपक्ष की ताकत को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब 199 एक तरफ है और 143 एक तरफ है। बावजूद इसके 143 के बावजूद जब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, तो देखिए फिर भी ये जरा कॉमन एक बार देख लीजिए। सरकार की ताकत हमने आपके सामने रखी है, जिसमें आप पीटीआई के पास देख लीजिए 155 है, पीएमएलक्यू के पास 4 थे, जियो के पास 3, बलूचिस्तान अवाम पार्टी के 1 और एएमएलए के 1। यानी ये सरकार की ताकत थी, लेकिन धीरे धीरे ये ताकत अब कम होती जा रही है क्योंकि एक एक करके जो साथी है वो साथ छोड़ रहे हैं और विपक्ष की ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में जो जादुई आंकड़ा है 172 का, क्या ये इमरान साहब इसे पूरा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इमरान खान के सामने विपक्ष ने कह दिया है कि वो हर हाल में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, लेकिन इमरान खान ने कहा क्या, ये कहे कि सीधे सीधे धमकी दी है कि वो संसद भंग कर देंगे। इन सब के बीच आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। इस स्टेटमेंट साफ साफ कह दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव से पीछे कुछ भी नहीं। हमारे साथ बहुत विशेष अतिथियों का पैनल इस वक्त जुड़ने वाला है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, खास तौर से टोरंटो से जुड़ रहे हैं पाकिस्तानी लेखक पत्रकार तारिक फतेह साहब। तारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। और पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं, जो हलचल अभी मची हुई है, आपसे बेहतर वहां के हालातों के बारे में कोई जान समझ नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की इबारत जिस आधार पर लिखी गई है वो शुरू से कमजोर रहा। और आज अगर इमरान खान ये कहते हैं, एक तो संख्या बल नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं संसद भंग कर दूंगा, कहां किसकी जीत किसकी हार? ये ऐसा है कि एक मुल्क कुछ नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में आ गया, उससे गुड़िया का खेल खेल रही है। ये कहीं नहीं होता कि आप थ्रेटन करें टू डिसॉल्व पार्लियामेंट अगर आप फेस करें ये कि फिर से आ जाओ मैदान में। ये कुश्ती उश्ती समझते हैं कि दंगा फसाद को फ्यूडल 200-300 साल पहले वाली जंग जिस तरह लड़ी जाती थी। इनको ये नहीं समझ में आ रहा इमरान खान को कि पार्लियामेंट जो है उसके मेंबर्स की एक वैल्यू होती है, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टी में शमूल भी हैं तब भी वो एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना। आप उठा के डिसॉल्व कर देंगे तो व्हाट इज इट? ये शो करता है कि यू रियली डोंट केयर अबाउट द कंट्री, यू केयर अबाउट योरसेल्फ। और वो एक एटीट्यूड है इमरान खान का कि मेरे होते हुए है किसी में दम। ये ऐसी गुफ्तगू कहानियों में पढ़ी जाती थी। ये तो इट इज सो अनप्रोफेशनल। भाई आपके साथ पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं हैं तो आपको आपकी गवर्नमेंट चली गई। इट्स वेरी सिंपल। आप उसमें तड़पने की क्या जरूरत है? मैं मारा गया, इस तरह लग रहा है जैसे इनको को मौत के कुएं में डाला हुआ है और इनकी जिंदगी उस पर भरोसा। भाई आप हार गए तो हार गए, फिर से आ जाइएगा इलेक्शन लड़के। इस वक्त तो पूरी ऑपोजिशन के जो मेंबर्स हैं और जो इनको छोड़ के चले गए उनकी गिनती सामने है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे
लॉन्च होते हैं, देयर इज नो वे इट कैन बी स्टॉप्ड। लेकिन ये गद्दी को पकड़ना और उसको संभाल के रखना कि अगर ये चली गई तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, या इनकी जो माचो इमेज है वो खराब हो जाएगी, या अगली बीवी नहीं इनको लेकिन मिलेगी, तारिक साहब, जो भी है। ये जो परिस्थिति आज इमरान खान के साथ है, अगर हम बीते 30 साल के ही सिर्फ इतिहास को देख लें तो ये परिस्थिति तो हर एक मुखौटे के साथ ही रही। मैं मुखौटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो हम कहेंगे नहीं ना, ये तो कंट्रोल होती है आर्मी से। आज इमरान खान की एक महत्वाकांक्षा है, विपक्ष आज एकजुट हो रहा है, बट बहुत अनस्टेबल है क्योंकि देयर आर सो मेनी पीएम फेसेस। देखिए, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर जो था वो तक इलेक्टेड नहीं था पाकिस्तान से। लियाकत अली खान आपके उस जमाने में हरियाणा से आ गए थे, बैठ गए। ये शुरू से ही पाकिस्तान की ट्रेडिशन रही है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसको निकाल दें। यहाँ तक कि जो पहला प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था उसकी एंट्री पाकिस्तान में बैन कर दी, जो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सरवर्दी। तो ये हम पाकिस्तानी जिन्होंने देखा बचपन से पूरी सियासत मुल्क को तबाह होते हुए, जंग में हारते हुए, वी नो कि ये फ्यूडलिज्म से बाहर ही नहीं निकले। इनको बस खानदान मेरा ये है, मेरे पीछे इतने लोग हैं, यानी 100-200 मेंबर्स की बात हो रही है तो वो 1-2 लाख आदमी सड़क पे जमा करने की सोच रहे। यानी व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द टू? आपको 50 लाख लेके आ जाइए मैदान में, उससे थोड़ी होता है। जो पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके वोट से डिटरमिन होता है ना कि कौन पार्टी है और कौन पार्टी नहीं है। ये अभी तक इस काबिल ही नहीं हुए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस। अब कुछ तो नजर आते हैं जो कि जानते हो कि मुल्क की हुक्मरानी कैसे चलती है। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का झगड़ा ही खत्म नहीं होता कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन होगी या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होगी, फौजी जनरल इनके करप्ट, पॉलिटिशियन इनके करप्ट। ये द कंट्री इटसेल्फ इज अ जोक। इटसेल्फ इज अ जोक, ये बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन एक जो परिस्थिति पाकिस्तान के लिए बनी हुई है अभी सर, मैं हमारे साथ 2 और गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदर्शन न्यूज़ के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब भी जुड़े हुए हैं। लेकिन तारिक साहब, आपके साथ ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए, जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति में एक बात तो तय है, पाकिस्तान में आज आर्मी कहीं ना कहीं से बिहाइंड द कर्टेन ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अभी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहें तो 2 मिनट में तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान में हम ये देखते आए हैं। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है, पॉलिटिकली सिनेरियो इसलिए सेटल किया जा रहा है कि भाई विपक्ष है, नंबर्स नहीं है, विपक्ष सामने आ रहा है, उनके पास ताकत है। ये सब दिखा करके किसको मैसेज दे रहे हैं, किसको वो, क्या जमहूरियत और आवाम को आज आप ये सिर्फ मुखौटा दिखा के आप कन्विंस कर लेंगे? ये फ्यूचर के लिए जो फ्यूचर पाकिस्तान है उसके लिए क्या आप एक स्टेबल चेस बोर्ड तैयार कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपको? ये आप अज्यूम कर रही हैं कि वो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान देख भी रहा है। ये जिस तरह चला था 1947 में, ये तो टूट गया 1970 के अंदर। उसके बाद यहाँ खाना जंगी हो रही, बलूचिस्तान की अलग आज़ादी की जंगी है, आप गिलगित बल्तिस्तान में झगड़ा अलग है, सिंध के अंदर जीए सिंध महाज जो पहली बार बात कर रहा है कि सिंध जो है वो एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए, उस पर कैसे पंजाब का। तो पाकिस्तान इटसेल्फ इज इन अ वेरी अनस्टेबल सिचुएशन। ना ये पहले कभी इसको समझ थी इसके पॉलिटिशियंस को या जिन्ना साहब को, वो तो सारे अपने अपने बेनिफिट्स के लिए लड़ते रहे। अरे जिन्ना साहब जो बनाए पाकिस्तान, वो कह रहे थे नेहरू जी को कि यार मेरा फ्लैट संभाल के रखना, मैं रिटायर बॉम्बे में होऊंगा। ये गुड़िया का घर है, ये कोई मुल्क नहीं है, ये किसी वक्त भी टूट जाएगा, आप फिर से बना लीजिए। बट दिस कंट्री विल नॉट लास्ट, ये सीरियसली मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक फेडरल कंट्री जिसके अंदर कई जबानें बोली जाती हैं उसको जोड़ के रखता है कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो पंजाब को फिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं लूटो और लूटो, चाइना को बेच दिया एक साथ का प्रोविंस, गवादर बिक गया, वहां नेवल सबमरीन बेस बन गई। सिंध का जो कोस्टल एरिया वो चाइना को बेचे जा रहे हैं। तो कोई भी मुल्क का नहीं सोचता है वहां पे
दे आर मोर वरीड अबाउट के जाते जाते अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाना है, क्योंकि सारे मिलिट्री ऑफिसर्स भाग जाते हैं आफ्टर द टेन्योर। ये भी जो है इमरान खान यहाँ थोड़ी रहेंगे, जब खत्म होंगे ये जाएंगे वापस। यानी मेरे ख्याल तीसरी बीवी है तो चौथी अब कोई होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आज तक पाकिस्तान ही नहीं आए, किसी ने कदम नहीं रखा। जब बाप समझता हो कि ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि मेरे बच्चे यहाँ रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कहता हो कि छोड़े बच्चों के आने की जगह नहीं बेटे, तुम यहाँ नहीं आना, यहाँ बेईमान चोर चक्कों की जगह। तो आप सोचिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंट्री, के मकसद ही नहीं है कोई उसका चोरी और लूटने का और आम आदमी की जिंदगी खराब करने का। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप पाकिस्तान को तोड़ के 1970 में एक यानी 10 लाख आदमियों का कत्लेआम करने के बाद, अपने सिटीजन के, अपने धर्म के लोगों को मारने के बाद, उनकी 1 लाख औरतों को रेप करने के बाद, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने डिकार तक नहीं लिया। किसी ने बात ही नहीं की। महमूद रहमान कमीशन भी जो छपा वो इंडिया में लीक कर गया। तो दिस इज नॉट अ कंट्री दैट इज फिट टू बी अ कंट्री। इट इज फिट टू बी 4 कंट्रीज लाइक जैसे भूटान या नेपाल हैं, श्रीलंका है, वैसे ही ये सिंध, बलूचिस्तान, सूबा सरहद और पंजाब अलग अलग हो जाएंगे, तब आप हिंदुस्तान को सुकून आएगा। वरना तो ये जब तक जिंदा है पाकिस्तान, आपका खून बहाने का इसका मकसद है कि लोगों को लूटा जाए और हिंदुस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई जाए, ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ हो के अरे भाई ये तो हिंदू कर रहा, अब अमेरिका को गाली दे रहे हैं कि अमेरिका कर रहा। कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपनी गलती नहीं है, एक अगर उंगली सामने उठाई जाती है तो 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी का वर्तमान जो परिस्थिति, जो राइट नाउ सिनेरियो है पाकिस्तान का, उसे देखने के बाद कई तरीके से सवाल ये उठ रहे हैं कि जो चेंजेस आएंगे वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छे होंगे। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं, जो चेंजेस आएंगे वो बहुत अनस्टेबल होंगे। कोई ये कह रहा है कि बाहर की जिन ताकतों की बात हो रही है, बाहरी ताकतों में ये देखना चाहिए कि अगर अमेरिका का कोई हस्तक्षेप इमरान को हटाने का है तो कहीं ना कहीं से चाइना का जो इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा है वो खत्म होगा, एक बदलती हुई तस्वीर आएगी। मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉस्पेक्ट्स, लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स के बीच में डेमोक्रेसी और रियल प्रॉस्पेक्ट के बीच में जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो कंपैटिबिलिटी कहां है और वो कौन टेक आउट करेगा उसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तारिक फतेह देखिए, आमतौर पे अगर एक नॉर्मल कंट्री हो तो वहां इलेक्ट्रेट करती है, लोग 4-5 साल बाद इलेक्शन पे जाते हैं। जो सिविलाइज्ड कंट्रीज है, मैं मिडिल ईस्ट की या टर्की की या ईरान की बात नहीं कर रहा, वो तो देखिए हमसे भी गए गुजरे हैं, जिसकी चाहे गर्दन काट दे जिस वक्त भी। बट इवन सऊदी अरेबिया टुडे इज मूविंग कि भैया हमको कहीं सिविलाइज कंट्री को समझे। यहाँ उस चीज की तमन्ना नहीं है कि हमें दुनिया कैसे देखती है। इनकी तवज्जो इस बात पे कि हमारे बच्चे को वीजा कौन देता और हमारा लूटा हुआ पैसा हम किस बैंक में डाल सकते हैं। अभी लिस्ट छपी है स्विट्जरलैंड से कि सीनियर पाकिस्तानी जनरल्स एंड सिविलियन अथॉरिटीज के जो पैसे ट्रांसफर हुए इनटू स्विट्जरलैंड। एक मुल्क जहां गुर्बत इतनी हो, वहां के हर शख्स को यह है कि यहां से पैसा लूट के कहीं और बाहर लेके चले जाएं। एंड देयर इज नो प्रिंसिपल। कोई इस्लाम की बात करते हो तो ईमान नहीं है, सच बोलने की आदत नहीं है, झूठ बोल बोल के सारे लोगों को सिखा दिया झूठ बोलना। हर तरफ करप्शन है, कोई काम नहीं हो सकता पाकिस्तान में बजाय कि किसी को रिश्वत दिए हुए। तो ऐसे मुल्क, और फिर इस्लाम का झंडा लेके घूम रहे कि हम बिल्कुल एक मुसलमान हैं, सच बोलने वाले। भैया सारी दुनिया देख रही है कि तुम उजड़ गए हो, यू आर द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट, और इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं थी इस्लामिक स्टेट की। अब वो मदीना की रियासत बनाने को चले, किसको भी वकूफ समझते हैं। अब खुद इन्होंने किताब जिंदगी में नहीं पढ़ी, दैट्स डिफरेंट, बट ये तो ना समझे कि बाकी सारे मुल्क में लोग जाहिल बैठे हुए। ही रियली हैज नेवर रेड अ बुक इन हिज लाइफ, इमरान खान।
जी, यानी ईमान कहीं नहीं है, लेकिन ईमान की बात हर बार तारिक फतेह साहब हर कोई और हर तरफ से कर तो रहा है। फिलहाल जो देखिए आपने वो दौर भी देखा है जब ये कहा जा रहा था कि एक सपना है, पाकिस्तान बहुत अलग अलहदा देश बनेगा, एक वैकल्पिक तस्वीर वहां से सामने आएगी, लेकिन कोई वैकल्पिक तस्वीर नहीं आई और आपसे बेहतर वो कोई जानता नहीं है। आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, बांग्लादेश किस तरीके से क्या परिस्थितियां बनी, अपने ही लोगों को मारा गया वहां पर और देखिए उसी का नतीजा है कि टूट गया। बलूचिस्तान में भी रह रहकर जिस तरीके से वहां पर आवाजें उठती हैं, लगातार ये कहा जाता रहा कि बलूचिस्तान के मुद्दे पर अब भारत को पूरी तरह से इंटरफेयर कर देना चाहिए, क्योंकि एक बांग्लादेश था और अब एक बलूचिस्तान होना चाहिए। इज दिस द राइट टाइम टू इंटरफेयर इन इट? आपको लगता है? दो बड़ी ऑपोजिट सिचुएशंस हैं। बांग्लादेश वाज द बर्थ प्लेस ऑफ पाकिस्तान। बंगाली में मूवमेंट थी, ये बाकी जो कराची लाहौर है यहाँ कोई मुस्लिम लीग को वोट नहीं देता था। बलोचिस्तान ऑन द अदर हैंड वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जिसकी एम्बेसी थी कराची में, जिस पे हमला करके मार्च 1948 में पाकिस्तान फौज ने कब्जा किया एक इंडिपेंडेंट कंट्री को। तो ये बड़ी दीज टू ऑप्शंस आर ऑपोजिट। आप समझें, जो सबसे ज्यादा लॉयल थे वो भी दुश्मन, और जो सबसे ज्यादा आजाद थे और जिन पे कब्जा किया गया वो भी चाहते हैं आजादी। तो आप ये सोचिए कि ये या तो पाकिस्तान बनता कहीं नेपाल के बॉर्डर में, यूपी और बिहार में, तो वहां उर्दू चलती और जान छुटती। ये तो एक मैं आपसे क्या कहूँ, टमाटर जहां उगते हों वहां कहीं गन्ने का जूस निकालो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जिस इलाके के अंदर कुछ चाहता नहीं था पाकिस्तान बनने, वहां पाकिस्तान बना दिया। जो उनकी जबान थी उस पर पाबंदी लगा दी, सिंधी और पंजाबी, और लखनऊ की उर्दू लाके सौंप दी। तो ये तो क्या होता है, फ्रूट चाट नहीं होती है, प्याले में लेके सब मिला के बोला खा जाओ, बड़ी मजेदार की लगेगी आपस में। तो कभी ना कभी तो बदहजमी होगी ना। सर, सॉल्ट कौन डाल रहा है इस फ्रूट चाट में? सॉल्ट कौन है, ये भी तय करना होगा, ये भी क्लियर आउट कर दीजिए जरूर। ये अल्लाह मियाँ कर रहे हैं ऊपर से नमक छीने, बोले पंजाबी में हम कहते हैं होर चुको गन्ने। जी। जिसको नहीं चाहिए था उसको बना दिया इस्लामी रियासत। जिन लोगों ने कभी कोई इस्लाम की बात नहीं की, उनसे कुछ ठीक हो नहीं सका, कभी सच नहीं बोला जिंदगी में, उन्होंने कहा आप इस्लाम की दिफा करिए। अब लोग हंसेंगे नहीं, दुनिया में क्या करेंगे? जी, अभी अगर जी ये अभी अगर तारिक साहब अभी एक अगर बदलाव हो जाता है, देखिए वो कह रहे हैं कि मैं सदन को भंग कर दूंगा, उधर विपक्ष कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव से पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर एक बदलाव होने वाला है। ये बदलाव दुनिया के लिहाज से और आतंकवाद के लिहाज से, क्योंकि देखिए आप भी इस बात को खुलकर कहते हैं और हम हमेशा से खुलकर कहते हैं कि पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ टेररिज्म, क्या कोई बड़ा बदलाव आएगा? क्योंकि देखिए कुर्सी एक है, कुर्सी पर बैठा हुआ चेहरा बदल जाएगा, कंट्रोल तो रहेगा ना आर्मी के हाथ में और उन स्टेट एक्टर्स के हाथ में जिसके बाबत पाकिस्तान चलता है। तो बदलाव क्या आएगा? आपने कुर्सी पे 4-5 बंदरों को बैठे हुए नहीं देखा कभी? हमने तो हिंदुस्तान में आपको देखा, बंदर चश्मा उठा के आपका ले गया, हम देखते ही रह गए। ये पाकिस्तान वो इलाका है जहां यू शुड नॉट एक्सपेक्ट ऑर्डिनरी कॉमन ह्यूमन रिएक्शंस। ये अपने आप को जो लाहौर में रहते हुए ये ना जानता हो कि ये राम के बेटे लव का शहर था। ये शहर की हिस्ट्री हिंदुइज्म में महाराजा रंजीत सिंह की है, और वो वहां बैठे कि नहीं जी यहाँ तो वो आया था तैमूर और वो उसने हमारे सारी बेटियों को भगा के ले गया, इसीलिए हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये यानी सोच ही टेढ़ी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके पुरानी दिल्ली में भी किताबें मिलती हैं उर्दू में, मोहम्मद बिन कासिम की को हीरो माना जाता है। यानी वो शख्स जिसने तबाह किया, हिंदुस्तान पे अटैक किया, 20,000 हिंदू बच्चियों को सिंध से उठा के दमिश्क में बेचा गया, वो हीरो बन गया। राजा दाहिर का नाम ही नहीं किसी को पता। तो वो पहड़े कमा दे पहड़े नतीजे, ये पंजाबी में हम कहते हैं कि द बैड थिंग्स यू डू विल ऑलवेज रिजल्ट इन
लेकिन यही बातें अगर लोग समझ ले तो शायद परिस्थितियां वैसे हुई ही नहीं। और तारिक साहब हमारे साथ, क्योंकि कर्नल टीपीएस त्यागी साहब भी बहुत देर से बने हुए हैं, उनका भी एक रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। त्यागी साहब, आपने तारिक फतेह जी को इतनी देर तक सुना और तारिक फतेह साहब से को समय देने का उद्देश्य सीधा सीधा ये था कि पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं, जो सिनेरियो है, उनको उन्होंने करीब से देखा है, जाना है, समझा है। अब वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, टीपीएस साहब भारत के लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ इन्होंने तुरंत तख्ता पलट कर दिया था। इस समय भी तख्ता पलट किया जा सकता था। प्रश्न ये उठता है कि तख्ता पलट क्यों नहीं किया गया। दो बात, पहला, पाकिस्तान के अंदर कोई निर्णय अंक गणित के हिसाब से नहीं होता, केमिस्ट्री के हिसाब से होता है। अगर केमिस्ट्री इमरान की बाजवा के साथ ठीक नहीं थी तो तख्ता पलट किया जा सकता था। मगर सच ये है कि ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की आवाम ने और नवाज शरीफ ने खुल्लम खुल्ला फौज के ऊपर उंगली उठाई है। लिहाजा बाजवा के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तान में हाल हुआ, क्या हुआ हाल, आप जानते हैं कि सीपीईसी में मेन कंट्रोल सरकार का नहीं फौज का था। क्या इन्हें पता नहीं था कि वहां बनने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जो बिजली बनेगी, जमीन इनकी, आदमी इनके, मेहनत इनकी, और जो बिजली बनेगी वो जाएगी जिंदयांग, क्योंकि इतनी महंगी होगी कि यहाँ के लोग खरीद नहीं सकते। लिहाजा इसने बाजवा ने तख्ता पलट नहीं किया और डिफेक्शन करवाया। डिफेक्शन हुआ नहीं है, जैसे इन्हें बनाते टाइम डिफेक्शन कराया गया था इमरान खान को। यानी ऑल इन ऑल जो सिनेरियो बन रहा है, जो फतेह साहब ने कहा और टीपीएस साहब जो आप कह रहे हैं, ऑल इन ऑल वो कह रहे हैं ना कि तरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पर तरबूज गिरे, ये जो पूरी नुकसान होने वाला है कुल मिलाकर पाकिस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का होने वाला है। और अगर डेमोक्रेसी की हत्या ऐसी होती रही तो जैसा कि तारिक फतेह साहब पहले कह रहे थे, फिर ऐसी कंट्री का मकसद ही क्या है जहां पर डेमोक्रेसी का डी भी ना हो। थैंक यू सो मच आप दोनों का। तारिक साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और टीपीएस साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। पाकिस्तान की जो परिस्थिति बनी हुई है, भारत की नजर लगातार वहां पर बनी हुई है, क्योंकि देखिए जो भी चेहरा बदलेगा भारत के लिहाज से क्या कुछ बदलाव आ सकता है, क्या बदलाव होगा भी या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।